चलो जीरो उधर से लेना। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन। अभी हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? तुम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज बैलेंस शीट? सो बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट टू शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो। बैलेंस शीट कभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं कर कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी कितना लॉस में, ये बैलेंस शीट का काम है। बैलेंस शीट सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ही शो करता है। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है और कितने एसेट्स। लायबिलिटी मतलब कंपनी ने कितना कर्जा लिया है, ऑब्लिगेशंस कितने कंपनी, ऑब्लिगेशन मतलब देनदार कितना लिया है, कितना देना बाकी है, ठीक है, ये हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स में एसेट्स में प्रॉपर्टी मतलब कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये हम लोग एसेट में शो करते हैं। थोड़ी सच्ची क्या जरूरत पड़ी बैलेंस शीट बनाने की? आपने तो बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शो करने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस शो कर लिया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट मिल गया, और नेट प्रॉफिट ही कंपनी का फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो मिल गया ना सर, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत क्या है? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? देखो बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको इन फ्यूचर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं चल सकता। आप आपके बिजनेस को कोई भी इन्वेस्टर प्रॉफिट के बेसिस पे एनालाइज नहीं कर सकता। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेक करना होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज में हम लोग शो करते हैं कर्जा, किससे कितना कर्जा लिया है। तो अगर समझो अमान एक हमारा इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो अगर समझो अमान सिर्फ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही देख रहा है, और अमन ने क्या किया, पिछले 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा और अमन को पता चला कि सर का जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ठीक है, चलो मैं सर के बिजनेस में क्या करता, इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, तो अमन ने क्या कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चालू। बट मुझे पता है मैं अपने बिजनेस को प्रॉफिट पे कैसे लेके जा रहा हूँ। मैं लोगों से कर्जा ले रहा हूँ बट वो कर्जा रिपे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर समझो मैं कर्जा रिपे नहीं कर पा रहा हूँ तो इन फ्यूचर अगर मेरा बिजनेस अचानक से लॉस में गया तो जो कर्जा मुझे मेरे पास मांगने के लिए आएंगे उनको मैं पैसा कहाँ से दूंगा? कंपनी के पास ही देना पड़ेगा। तो पैसा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसने किया है? अमान ने किया है, तो अमन का पैसा उठा के उसको देना पड़ेगा, तो अमन लॉस में चला जाएगा, है ना। तो अमन ये भी चेक करेगा कि कंपनी की बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। चलो मान है इधर तक पॉजिटिव है कि भाई बिजनेस प्रॉफिट में है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, नो डाउट, बट भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे उसको यूटिलाइज कर रही है कंपनी, इसके बारे में भी तो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसलिए क्या बनाते, बैलेंस शीट। अगर इन फ्यूचर समझो हमें बैंक में अगर लोन लेने की जरूरत पड़े तो बैंक पे ऐसे ही लोन थोड़ी देता है। बैंक सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे लोन पास नहीं करता, बैलेंस शीट शो करनी पड़ती है। बैलेंस शीट मतलब 1 साल की बैलेंस शीट नहीं, कम से कम 3 से 4 साल की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उनको शो करना होता है। तो लोग क्या चेक कर रहे हैं, चेक करते हैं कि पिछले 3 या 4 साल में इनका जो ग्राफ है प्रॉफिट का वो अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, ये चेक कर रहे हैं। पहले कि इनका जो रेशियो है प्रॉफिट का वो बढ़ते जा रहा है कि कम होते जा रहा है, पहले ये चेक कर। अगर बढ़ते जा रहा है तो इधर तुम्हारा लोन थोड़ा सा पास होने के चांसेस है। फिर बाद में जाएगा बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में चेक करेगा कि ये बिजनेस जो लोन ले रहा है उसको पेड भी तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम टू टाइम रीपेमेंट उनका कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सिर्फ लोन लेते ही जा रहा है।
ये भी तो चेक करेगा। नहीं तो लोन ले रहा है और पेड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो देखिएगा कि भाई हर साल जो बिजनेस लोन लोन ले रहा है उसका इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ईएमआई टाइम कर रहा है, टाइम टू टाइम पे कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। लेबर का अमाउंट पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम टू टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजों को वेरीफाई करेगा। प्लस एसेट साइड में ये दिखाई देगा कि भाई ऐसे कितने कस्टमर है जिनको कंपनी ने उधारी पे सामान बेचा है, मतलब डेटा। प्लस कितनी प्रॉपर्टी है इनके पास, और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही कि घट रही है, और बढ़ रही है तो कितने वैल्यू से बढ़ रही है, और घट रही है तो कितने वैल्यू से घट रही है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अभी समझो इन फ्यूचर अगर बैंक से हम लोग को लोन मिल जाता है, और अगर हम लोग बैंक को लोन पे करने के लिए, रीपे करने के लिए अगर समझो डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि उसी सिक्योरिटी के बेसिस पे बैंक ने हमें लोन दिया होगा। अगर वही सिक्योरिटी की वैल्यू अगर डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रही है, तो क्या बताओ बैंक हमें लोन प्रोवाइड करेगी क्या, नहीं करेगी। समझ में आया। तो बैंक पूरा वेरिफिकेशन करती है और फिर बाद में लोन अप्रूव करे। और ध्यान में रखना, लोन भी पूरा अप्रूव नहीं करती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी समझो 10 लाख की है, तो 30 या 20% का मार्जिन रखती है, 30 या 20% का मार्जिन रखती है, और बाकी के पैसे का लोन देती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो आपको कंपनी लोन 10 लाख का अप्रूव नहीं करेगी, 6 या 7 लाख का अप्रूव, क्योंकि बैंक को डर होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर इन फ्यूचर गिरे तो हमारा नुकसान है ना। तो बैंक अपना नुकसान क्यों करा के नहीं, तो इसकी वजह से बैंक खुद ही पहला सेफली डिसीजन ले। समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो इसकी वजह से बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग बनाते हैं बच्चों लायबिलिटी एंड एसेट। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी एंड एसेट। बट किसी ने पूछा है व्हाट इज बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट टू शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट कंपनी या फर्म। कोई भी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन शो करना मतलब बैलेंस शीट होता है, स्टेटमेंट है बैलेंस। ठीक है। अभी बैलेंस शीट में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी शो करते हैं और राइट हैंड साइड में एसेट्स शो करते हैं। तो लायबिलिटी का मतलब क्या, जो लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, कि ऐसा कर्जा जिसको पे करने के लिए हम लोग को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगने वाला है, ऐसा कर्जा जिसको पे करने के लिए हम लोग को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगने वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब बिजनेस के मालिक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैपिटल, और ये कैपिटल आपको रिफंड तब मिल सकता है जब बिजनेस वाइंड अप होता है। जब बिजनेस क्या होता है, वाइंड अप, बंद होता है, तभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। इसके पहले तो रिकवर नहीं कर सकते, इसीलिए कैपिटल क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बोलेंगे सर कैपिटल लायबिलिटी कैसे हो गया, पता है तुम लोग को, मैंने जब ड्राइंग स्टार्टिंग पहले लेक्चर में मैंने जो तुम लोग बेसिक लेक्चर लिया था, तो वहां पे मैंने ऋषि का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था बराबर। ठीक है, यहाँ पे ऋषि का एक टैटू निकाला था, यहाँ पे ऋषि का बिजनेस निकाला था, और फिर बाद में बीच में एक दीवार बनाई बराबर। और मैंने क्या बोला था कि भाई ऋषि अलग है और ऋषि का बिजनेस अलग है। ऋषि ने इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस में। तो बिजनेस के ऊपर ऋषि का एक लोन हो गया, मतलब बिजनेस कैपेबल है, लाइबल है, कैपेबल नहीं बोल सकते, लाइबल है कि जब बिजनेस वाइंड अप होगा
तो वो जो पैसा ऋषि के पास से लिया है वो ऋषि को पे कर, जब बिजनेस क्या होगा, वाइंड अप, है ना। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है, मेरा क्लास है, तो अगर समझो इन फ्यूचर क्लास वाइंड अप हो जाता है तो क्लास की लायबिलिटी है कि ये प्रॉपर्टी बेच के पैसा किसको मिला, मुझे मिला, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया। समझ में आया? हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम। अगर कम हुआ तो उसके लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आई एम रिस्क बेयरर, मैं रिस्क बेयरर हूँ, बिजनेस ओनर है, मैं रिस्क बेयरर हूँ। ज्यादा मिला तो खुश हूं, नहीं कम मिला तो भी खुश। समझना बच्चों, क्लियर है? बट इसको हम लोग वाइंड अप कब कर सकते हैं, जब हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है ना, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से मुझे बिजनेस बंद करना पड़ता है, तो उस टाइम कंपनी आपको कैपिटल रीपे करती है। समझ में आया? बिजनेस आपको कैपिटल रीपे करती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म लोन। ऐसा हो सकता है कि भाई हम लोगों ने लोन लिया लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए जो लोन लिया गया है, क्या उसको हम लोग 1 साल के अंदर पे कर सकते हैं क्या? नहीं, करोड़ों में लोन लिया होगा तो उसको पे करने के लिए कम से कम 10 साल तो जाएंगे, है ना। तो ये कौन सा लाइबिलिटी हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। समझ में? तो लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, लाइबिलिटी साइड में। समझ में? लोन मतलब कर्जा, समझ जाने लगे कहाँ पे जाने वाला है, लाइबिलिटी साइड में जाने, ठीक है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लोन मतलब बच्चों, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसको पे करने के लिए हम लोग को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लगने वाला, ठीक है ना। कम से कम टाइम में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अभी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में सबसे पहले आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब करंट अकाउंट को एक फैसिलिटी दी गई है थ्रू द बैंक। करंट अकाउंट होल्डर, करंट अकाउंट मतलब जो बिजनेस के नाम पे अकाउंट होता है बैंक की, जैसे कि सागर क्लासेस है, तो सागर क्लासेस के नाम से एक बैंक में अकाउंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट। तो उस करंट अकाउंट होल्डर को बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, कि जितना बैलेंस मेरे अकाउंट में है उससे ज्यादा अमाउंट में रिकवर मतलब मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। समझो मेरे अकाउंट में 10,000 है बट मुझे 25,000 की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैं बैंक के साथ अगर मेरा अगर अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो बैंक मुझे क्या करती है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि भाई आप 25,000 विड्रॉ कर, जब पैसे आ जाएंगे बैंक में डिपॉजिट करो, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ना, क्या आप अपने बैंक अकाउंट जो बैलेंस है वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए नहीं रखोगे, नहीं, कभी ना कभी तो डिपॉजिट करोगे ही, और जब भी डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपका पैसा माइनस कर लेगी कि जो आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया था। समझ में आया? तो ये भी एक तरीके का क्या है, लोन है, क्या है, समझ में आया? लोन कहाँ पे जाता है, लाइबिलिटी। और क्या हो सकता है बच्चों, क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब कौन, सप्लायर। क्रेडिटर मतलब कौन, सप्लायर। मैंने बताया था क्रेडिटर का मतलब पहले लेक्चर में बताया। क्रेडिटर मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब जिसके पास से बिजनेस में सामान उधारी पे खरीदा है। समझ में आया? जैसे कि मेरा बिस्किट बनाने का फैक्ट्री है, तो बिस्किट बनाने के लिए मैंने आटा खरीदा है, ड्राई फ्रूट्स खरीदा है, बटर खरीदा, सब उधारी पे खरीदा है। मैंने उसको बोला भाई अभी खरीदता हूँ, बिस्किट बनाता हूँ, बेचता हूँ, बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उस पैसे से तुम्हारा पेमेंट करूंगा, है ना। क्या बिस्किट बेचने के लिए 1 साल लगेगा, नहीं, कम से कम टाइम में बेचेंगे हम लोग उसको, ठीक है ना। तो ये भी हमारी कौन सी लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। बराबर 1 साल के हम लोग उसके उधारी क्या करने वाले, पेड करने वाले हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकते हैं बच्चों, बिल्स पेबल।
बिल्स पेबल। अभी बिल्स पेबल मतलब क्या, सेम एज अ क्रेडिटर, बट यहाँ पे मैंने एडवांस में उसको चेक दे के रखा है, ये ले भाई ये चेक ले, बट डिपॉजिट आज मत कर, जब मैं बोलूंगा तब डिपॉजिट कर, ठीक है ना। तो मैंने सामान उसके पास ही पे खरीदा, बट मैंने बोला पेमेंट में तुझे कैश में नहीं करूंगा, चेक में करूंगा, बट आज नहीं करूंगा, मैं करूंगा फ्यूचर में। डेट उस टाइम की लिख दूंगा मैं कि भाई मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, चेक पे रहो। आज डालोगे बैंक में आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, आपको 2 महीने के बाद ही वो पैसा मिलने वाला है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। ये भी एक तरीके का लाइबिलिटी है। अच्छा, हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या बच्चों, हो सकता है कि हम लोग का एक साल खत्म हो गया, 31 मार्च हो गया, 1 अप्रैल आ गया, बट एक बंदा ऐसा है जिसका पगार देना बाकी है ना, पिछले महीने का पगार देना बाकी है, मार्च का। अकाउंटिंग ईयर तो खत्म हो गया तो भी किसी का पेमेंट देना बाकी है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना बाकी है, कुछ ना कुछ तो पेंडिंग है। तो पेंडिंग है तो पेड करेंगे ना इन फ्यूचर। क्या ऐसा बोला कि मैंने पेड नहीं करूंगा, करूंगा बट फ्यूचर में करूंगा। बट क्या एक साल लगेगा उसको पेड करने के लिए, नहीं, एक साल के अंदर हम लोग पे करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। समझ में आया बच्चों। और क्या हो सकता है, और बस इतना ही, फिलहाल तो इतना ही है, ठीक है। तो क्या क्या जाएगा, कैपिटल, लोन, ये लॉन्ग टर्म छोड़ दो, ठीक है, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें कहाँ पे जाती है, लायबिलिटी। समझ में, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। समझ में आया, ठीक है। डन। क्या क्या रहेगा, कैपिटल, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी लो ना बच्चों, वो कोई पार्टनर से लोन लिया हो या कोई बैंक से लोन लिया हो, लोन है मतलब लाइबिलिटी है, बट लोन गिवन है। समझो हमारे बिजनेस में किसी और को लोन दिया है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारे लिए एसेट क्या है। समझ में आ रहा है, पक्का। क्योंकि हमने किसी को लोन दिया है मतलब सामने वाला हमें लोन रिपे करेगा, तो हमारे लिए लाइबिलिटी तो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे लिए asset। समझे, किसी को डाउट इसमें, पक्का। बात करते हैं एसेट्स की। अभी एसेट्स में क्या आता है, एसेट्स मतलब बच्चों दो चीजें ध्यान में रखना, एसेट्स में भी दो टाइप के एसेट है, एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। अभी नॉन करंट एसेट मतलब क्या, ऐसे एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के बाद भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट, बराबर। नॉन करंट एसेट मतलब जिसका बेनिफिट हम लोग 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे कि ये फर्नीचर, ये बेंच, जिस बेंच के ऊपर तुम लोग बैठे हो, क्या मैंने नए खरीदे होंगे ये बेंच अभी इस साल, नहीं, हो सकता है इसको 10 साल हो गए होंगे, हो गया बराबर। क्या मैंने हर साल इस बेंच को चेंज किया क्या, नहीं। तो इसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर के लिए मिला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट। क्या बोलते हैं, नॉन करंट। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या मैं हर साल चेंज करता हूँ क्या, नहीं, एक ही बार खरीदूंगा, जब तक उसकी लाइफ है तब तक उसको यूज करूंगा, है ना। तो ये भी हमारे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट। मोटर कार, जो भी गाड़ी वगैरह रहेगी बिजनेस में, वो भी हमारा लॉन्ग टर्म एसेट रहेगा, नॉन करंट एसेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम लोग हर साल चेंज करते नहीं है। और क्या हो सकता है, गुडविल। गुडविल मीन्स नेम एंड रेपुटेशन ऑफ दैट फर्म, कोई भी फर्म का नाम और रेपुटेशन, उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल, जिसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो, ऐसा कोई बिजनेस जिसका बहुत नाम है, तो उस नाम की वजह से भी बहुत सारे कस्टमर उसके पास अट्रैक्ट होता है ना। नाम की वजह से भले वो प्रोडक्ट अच्छा हो बुरा हो हमें पता नहीं, बट उसका नाम है, उसका ब्रांड है,
तो लोगों को बहुत पसंद है, लोगों में वो नाम बहुत फेमस है ना, तो बहुत सारे कस्टमर उसके बाद अट्रैक्ट हो गए। तो बताओ उसके वजह से उस बिजनेस को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। तो ये गुडविल भी हमारे क्या होता है? नॉन करंट एसेट होता है। क्या होता है? नॉन करंट एसेट होता है। समझ में? गुडविल मीन्स नेम एंड रेपुटेशन ऑफ दैट फर्म या दैट कंपनी। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है। ठीक है, ये सब नॉन करंट एसेट है, जिसको हम लोग मोर देन 1 ईयर की उसका बेनिफिट लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? करंट एसेट। अभी करंट एसेट मतलब क्या? जिसका बेनिफिट हमें लेस देन 1 ईयर के लिए होता है और वंस इन अ टाइम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैश। अभी कैश मतलब मेरे पॉकेट में पैसा पड़ा है, मैं पैसा लिया, वड़ा पाव खाया, बराबर, ठीक है, वड़ा पाव खाया, तो वड़ा पाव खाने के बाद वो 10 रुपए की नोट वापस लूंगा क्या? वो कान के नीचे बजाएगा, बोलेगा भाग यहाँ से, है कि नहीं? मैंने बोला क्यों मारा है? हमारे सर ने बोला ये हमारा फिक्स एसेट है, बराबर, मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर के लिए भी इसको यूज करूंगा, बराबर, इज इट राइट? नहीं, बराबर है ना, क्योंकि ये नॉन करंट एसेट, सॉरी करंट एसेट, एक ही बार में इसको यूज कर सकता हूँ, दोबारा नहीं, बराबर है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट। क्या बोलते हैं? करंट एसेट। समझ में? कैश हमारा करंट एसेट है और लिक्विड एसेट भी है। लिक्विड एसेट मतलब जिसको हम लोग कोई भी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में? उस कैश से हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, और क्या हो सकता है? डेटर। डेटर मतलब कस्टमर, ऐसे कस्टमर जिनको हम लोगों ने उधारी में सामान बेचा है, बराबर, वो हमारा क्या है? डेटर। डेटर मतलब कस्टमर है। ठीक है, तो जैसे समझो मैंने इसको उधारी में सामान बेचा है, तो मैं ऐसे मान के चलूंगा ना कि भाई ये मुझे पैसा देगा इन फ्यूचर, देगा ना, बराबर, तो ये मेरे लिए इनकम है। क्या है? इनकम। अभी हुई नहीं है बट होने वाली है, पैसा मिलने वाला है। जो पैसा मिलने वाला होता है वो भी एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है। समझ में? ठीक है, जो पैसा मिलने वाला है वो एसेट होता है, जो पैसा मिल चुका है वो इनकम होता है। क्या बोला मैंने? जो पैसा मिलने वाला है वो एसेट है, जो पैसा मिल चुका है इनकम है। रिसीव्ड है, इनकम है, रिसीवेबल है, एसेट है। समझ में? रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, रिसीव्ड मतलब मिल चुका है। टेंस समझते हो ना? हाँ, ये ध्यान में रखना। रिसीव्ड मतलब क्रिया खत्म हो चुकी है, बराबर, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। तो रिसीवेबल, पेबल, बराबर, पेबल मतलब पे करना है, पेड हुआ नहीं है, पे करना है मतलब लाइबिलिटी, पेड है मतलब एक्सपेंस है, खर्चा हो चुका है, बराबर, ठीक है। वैसे ही रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है, मिलने वाला मतलब एसेट है, और रिसीव्ड मतलब इनकम है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? बैंक बैलेंस। अच्छा, बैंक में तुम्हारे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, हो सकता है वो 1 साल चले नहीं चले, बराबर, आप उसको खत्म भी तो कर सकते हो, है ना, तो ये भी आपका क्या है? करंट एसेट है। क्या है? करंट एसेट। समझ में आया बच्चों? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब समझो तुम लोगों ने किसी को एडवांस में पैसे देके रखा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट बंदे को बोला एक काम करे, तू 20,000 रख ले, एडवर्टाइजमेंट बोला सर 10,000 होता है, अरे रख ले 20,000, अगले साल नहीं दूंगा, अगले साल मेरी फ्री में एडवर्टाइजिंग कर। फ्री में नहीं कर रहा है, आपने उसको एडवांस में पैसा देके रखा है, तो बताओ आपको अगले साल पैसे देने की जरूरत है क्या? नहीं, तो ये आपके लिए क्या है? बेनिफिट है। क्या है? बेनिफिट है। समझ में आया? तो ये भी आपके लिए क्या है? एसेट। डन। किसी को डाउट? नहीं, पक्का? अच्छा, हो सकता है आपने किसी को सामान किसी को अपने उधारी पे सब पैसे दिए, बराबर, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू रेहान, बिजनेस ने रेहान को पैसा दिया, लोन्स एंड एडवांसेस दिया, तो बताओ रेहान इन फ्यूचर बिजनेस को पैसा रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना भाई, बराबर, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। क्या हो गया? बेनिफिट। जब प्रूफ हो जाए ना कि रेहान पैसा देने वाला ही नहीं है, रेहान भाग गया है, वो बैक डेब्ट है, वो क्या है? तो हो जाएगा लॉस का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट।
जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक मान के चलने का ये पैसा मिलने वाला है, मतलब एसेट है। और जब प्रूफ हो जाएगा ये पैसा मिलने वाला नहीं है, ये बैड डेट हो चुका है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारा लॉस हुआ है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट। समझा बच्चों? हाँ। किसी को डाउट? पक्का? लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, समझ में आ गया? डन। बात करिए। नहीं,